गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल के वीडियो के बाद उसी क्रम में मैं दूसरा पार्ट, जैसे मैंने बताया था कि मैं सेकंड पार्ट में कुछ और सवाल मैं लूँगा, और 8 सवालों का जवाब मैंने कल दिया था। 7 सवालों का और मैं एक सेट में लेकर के आया हूँ, और इस तरह से जो वीडियो है 15 फैक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस वो कंप्लीट होगा। 2 पार्ट में जैसे मैंने बताया था कि मैं कंप्लीट करूँगा। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसमें कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जो हर किसी के लिए निश्चित तौर पे ये फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और मैं फिर से वही एक बात कहूँगा कि मुझे आपके लाइक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके शेयरिंग की ज़रूरत है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेशन जो दिए हुए जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अगर अच्छा लगता है तो। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक से अपने इस वीडियो को शुरुआत करूंगा। एक जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है और सब लोग इसको सुनते हैं और सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर गहराई से आप इसको अगर पूछे आप किसी से कि इसके बारे में डीप मुझे जानकारी दें तो नहीं देंगे। मैं बात कर रहा हूँ इम्यूनिटी का। लोग इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सब वर्ड सुनते हैं और जानते भी हैं। कई सारे लोगों को इसमें जानकारी भी है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं थोड़ा इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो मेरा सवाल ये है इसमें कि एक्चुअल में इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है। सेकंड, कि मेरा खुद का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, ये मैं कैसे पता करूं, और अगर मेरा वीक है तो इसे मैं कैसे बढ़ाऊं। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लूँगा इसमें, इस क्वेश्चंस के ऊपर। बाकी क्वेश्चन को मैं थोड़े शॉर्ट में निपटाऊंगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ आज कोरोना वायरस की वजह से ही सिर्फ आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके आगे भी इसका ज़रूरत होगा। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमारा लंग्स काम करता है, हम सांस की जो नली है वो काम करते हैं, और उससे ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलता है एंड ब्लड की प्यूरिफिकेशन में वो काम आता है। दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कि हम भोजन खाते हैं और फिर वो आमाशय में जाता है, फिर वो भोजन पाचन क्रिया शुरू होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत होते हुए बहुत सारे उसमें स्राव मिलते हैं, और देन उसके बाद वो रस में कन्वर्ट होता है, एंड फिर वो जो वेस्टेज है वो मल द्वार से बाहर चला जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा है जिसमें कि हार्ट का बहुत बड़ा रोल है, नर्व्स और जो हमारे वेन्स है उनका बहुत रोल है। सिरा और धमनी जिसको बोलते हैं, वेन एंड आर्टरीज, उसके द्वारा गंदे खून जो है हमारे बॉडी में बॉडी से हमारे हार्ट में आता है, और देन फिर आर्टरीज है उसके माध्यम से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, और बहुत तेज़ी से ये प्रक्रिया होती है। डेट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा एंटायर बॉडी डिपेंड करता है, हमारा फिटनेस डिपेंड करता है, हमारे बॉडी की जो शरीर की जो क्रिया है वो डिपेंड करती है। इसी तरह से एक इम्यून सिस्टम होता है जो बीमारियों से हमको बचाता है, रोग से बचाता है। और जैसे हम दिन भर जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, जब भी कुछ खाते पीते हैं, तो एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, खाने के माध्यम से बॉडी में जो है टॉक्सिन्स आते रहते हैं। बॉडी में वायरस और जो बैक्टीरिया है वो आते रहता है। तो उन सब से जो बचाता है वो इम्यून सिस्टम का ही काम है, उन सब से हमको बचाना और हमको सुरक्षित रखना। अब ये आप एक बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी है कि इम्यून सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, इसको कैसे, मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आप देखते होंगे कि 2 दोस्त है, वो जाता है नदी में स्नान करने के लिए, नहाता है वो, या फिर धूप में बहुत देर तक रहता है, या ठंड में बाइक से कहीं गया है, या बारिश में वो भीग के आया है। दोनों दोस्त मतलब एक ही एक्टिविटी करते हैं, एक ही ऑलमोस्ट उम्र के हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो एक व्यक्ति को लू लग जाती है धूप में जाने की वजह से, या एक व्यक्ति को छींक और खांसी आना शुरू हो जाता है, या फीवर आ जाता है, जबकि दोनों का एक्सपोजर एक जैसा ही हुआ है क्लाइमेट में। एक व्यक्ति ठीक रहता है, दूसरे व्यक्ति को ऐसा होता है, या फिर 4 लड़के गए हैं, उसमें से 2 को तकलीफ़ें होने लगती है और 2 बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 2 व्यक्ति जो बीमार पड़ा है, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक है।
यानी उसके ऊपर ये पानी का असर हुआ, बरसात की पानी का असर हुआ है, गर्मी का असर हुआ है, ठंड का असर हुआ है। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ा है, या अगर पड़ा भी है तो बहुत नॉमिनल पड़ा है, राइट। अब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है या कमज़ोर है, इसके जानने के लिए आपको पीछे साल 2 साल का आप अपना देखें, समय देखें। आप देखते होंगे कि आपके साथ कई सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक बच्चा जो है बार बार बीमार पड़ता है, हर 2 महीने 3 महीने, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो बीमार हो जाता है। गर्मी से जैसे समर आया तो उसमें बीमार हो गए, फिर वो अपने आप को ठीक किया, एंटीबायोटिक लिया, ठीक हुआ। उसके बाद जब विंटर आया उस समय बीमार हो गया, बरसात आया तो उस समय बीमार हो गया, जरा सी ठंड लगी तो बीमार हो गया। साल में मतलब 4 से 5 बार उसको जो है फ्लू होता है, फीवर होता है, वायरल होता है। तो इट मीन्स कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ रहा है। तो आप अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको अगर बार बार मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो आप ये मान के चले कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है और उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नाउ अब इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्या ऐसी चीज़ें करें जो हो सकता है। मैं इसके 5 उपाय आपको बताने वाला हूँ। टोटल 5 ऐसे उपाय बताऊँगा जो सिर्फ आज कोरोना वायरस के लिए नहीं, बल्कि आगे भी आपके लाइफस्टाइल में ये काम आने वाला है, और निश्चित तौर पे आप बार बार बीमार होने से बच जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन 5 चीज़ों को आपने अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में अगर इसको उतारा, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहला क्या, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है न्यूट्रिशनल फूड लेना। आपका जो भोजन है, आपके भोजन के ऊपर आपका सेहत है, आपका इम्यून सिस्टम है। ऐसे फूड लेने हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ऐसे फूड नहीं जो आपके जीव के लिए अच्छा है, टंग के लिए, स्वाद के लिए अगर आप सिर्फ खा रहे हैं। तो अब इसमें कौन से फूड हैं जो कि स्वाद के लिए अच्छे, मतलब हेल्थ के लिए अच्छे हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल इसमें आप अगर लेते हैं, नेचुरल फॉर्म में कोई भी लेते हैं, जैसे अगर वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं, या ग्रेन्स हैं अगर, जो भी उसको अगर जर्मिनेट करके आप ले रहे हैं, प्लांट फूड, मतलब जो प्लांट से मिलने वाले जो फूड आप ले रहे हैं। देखिए 2 तरह के फूड होते हैं, एनिमल फूड होता है, प्लांट फूड होता है। तो प्लांट से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं और उसको कम से कम पकाया गया हो अगर लेंगे, तो आपको जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, मैं फूड के ऊपर और एक अलग सा क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जिससे आपको पोषण मिलता हो, जो आपके शरीर को शक्ति देता हो, तो वैसे फूड जब आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, जो आप लोग ये सब जो चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा तली भली चीज़ें, स्ट्रीट फूड, इन सब चीज़ों में जो है ना, पोषण तत्व तो बहुत कम है। पेट आपका ज़रूर भरता है, टेस्ट के लिए ज़रूर अच्छा है ये, लेकिन शरीर को पोषण इनसे नहीं मिलता है और बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो आप वैसे खाना खाएं जिसमें कि आपको पोषण मिलता है। जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां खा सकते हैं, जर्मिनेटेड ग्रेन्स खा सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और सैलड्स आप लें, फ्रूट्स लें। फ्रूट्स सबसे बड़ा सोर्स है, मल्टीविटामिन्स आपको डिफरेंट फ्रूट से मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें आप ध्यान दें। डिटॉक्सिफिकेशन के मतलब ये है कि शरीर में गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में, चूँकि हम लोग हमारा इंडियन जो कल्चर ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला खाते हैं, हम लोग तेल, बहुत तली हुई चीज़ें हम खाते हैं, मैदे की चीज़ें हम लोग बहुत खाते हैं। जबकि अदर कंट्रीज़ में आप देखें तो वहाँ का जो खाना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चाइना, वहाँ के खाने के ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे। तो वह कम से कम मसाले यूज़ करते हैं। जैसे जापान की बात करें, अगर थाईलैंड की बात करें, इवन चाइना में भी मसाले तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम लोग। तो मसाला कम यूज़ करने से आपको, मतलब जो खाना है वो जल्दी पचता है, हेवी नहीं होता। और दूसरा कि मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है आपके, मतलब सारे बीमारियों का जो शुरुआत होती है वो हमारे पेट से शुरुआत होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो बहुत सारी बीमारी होगी। बेसिक बीमारी ये मान के चलिए कि आपको एसिडिटी होगा, गैस होगा, उसमें अल्सरेटिव, अगर खाना सड़ रहा है तो बहुत सारी IBS हो सकता है,
आपको अल्सर हो सकता है, उसमें कल को कैंसरेटिव मतलब वो चीज़ें डेवलप हो सकती है, सर दर्द होना और हार्ट अटैक तक भी आ सकता है गैस बनने की वजह से। तो ये मान के चले कि पेट को बिल्कुल साफ़ रखें। उसके लिए क्या करना है, आपको फ्रूट्स और सलाड्स रेगुलर लेना है। एंड साथ में मैं आपको बताऊं कि बच्चों को भी दें, जैसे बहुत सारे अच्छे, जैसे त्रिफला चूर्ण है तो रोज़ रात में आप ले सकते हैं। आजकल कैप्सूल फॉर्म में भी आना शुरू हो गया है, तो इट्स वेरी इजी टू टेक, और उससे आप लेकर के पेट को साफ रखें। ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो उनको एनिमा भी लेनी चाहिए, सप्ताह में एक बार अगर लेते हैं तो उससे भी पेट साफ रहेगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। आप एग्जांपल से इसको बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका इम्यून कैसे वीक होता है और इम्यून कैसे स्ट्रांग रहता है। आप 2 बास्केट लें और एक बास्केट में कूड़े कचरे घर का डाल के छोड़ दें और एक बास्केट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रख दें। एक हफ्ते बाद आप जाके देखें दोनों बास्केट को, तो जो क्लीन है उसमें कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसमें आपने कचरा रखा है वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, वायरस होगा, बहुत सारी बीमारियाँ, वहाँ पे बीमारियों का घर बनता है। यानी जो वायरस जो पैदा हुआ, जो बैक्टीरिया पैदा हुआ, जो उसमें जो कीड़े मकोड़े बने, वो कहाँ बने? वहाँ बने जहाँ गंदा है। तो हमारा शरीर अगर गंदा रहेगा तो ये जान लीजिए कि अगर 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का पेट गंदा रह रहा है, शरीर गंदा है, टॉक्सिन्स है उसके बॉडी में, तो वायरस भी अपना घर वहीं पे बनाना चाहेगा, बैक्टीरिया भी अपना घर वहीं बनाना चाहेगा। ठीक है, वहीं पे जो व्यक्ति साफ़ है, साफ़ सुथरा रहता है, इंटरनल, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल, साबुन और शैम्पू से बहुत अच्छे तरीके से और शावर जेल से नहाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको करना ही करना है। अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े तो पहनने ही पहनने हैं, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन इंटरनल बॉडी का जो है डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और वो रेगुलर बेसिस, पहले पेट की सफाई करें, पेट की सफाई के बाद फिर और भी बहुत सारी क्रियाएँ हैं जिससे कि आप अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप बीमार होने से बचेंगे, वायरस का अटैक कम होगा। तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, डेट इज़ टेकिंग सन बाथ। आज इंडिया में आप अगर देखें तो अर्बन एरिया में 90% ऐसे लोग हैं, अगर उनका ब्लड टेस्ट आप करें तो उनको विटामिन डी की कमी मिलेगी, बिकॉज सन कांटेक्ट होता ही नहीं है, सनलाइट का कांटेक्ट होता ही नहीं। हम लोग लेट स्लीपर हैं, लेट उठते हैं, तैयार होते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और सीधा ऑफिस में, सारा दिन, सारा सप्ताह, पूरा साल सन के साथ कांटेक्ट होता नहीं, जिसकी वजह से एक तो विटामिन की कमी रहती है बॉडी में, विटामिन डी की। दूसरा, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सन बाथ लेना चाहिए, खासकर ऐसे मौके पे जब एपिडेमिक के चांसेस, जहाँ महामारी फैलने के चांसेस हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने नोटिस किया कभी कि क्यों बॉडी टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाता है जब कभी हमें अगर फ्लू होता है, या जब कभी हमें कोई वायरल डिजीज़ होता है, लाइक स्वाइन फ्लू हो गया, या डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कोरोना में भी बॉडी का टेम्परेचर क्यों ज़्यादा आता है, हमें बुखार क्यों आता है? एक्चुअली बॉडी जो है ट्रीटमेंट करता है, बॉडी अपने शरीर को गर्म कर करके, हमारे शरीर को गर्म कर करके वायरस को मारता है, इस वजह से टेम्परेचर हाई होता है। ये नेचुरल है, ये साइंटिफिक है, और आप पता कर लीजिएगा। तो बॉडी जब गर्म होगा तो उसमें जर्म्स मरते हैं। कभी भी ठंडी चीज़ों में ये ज़्यादा पनपता है। फीवर आना ये सिम्टम्स है कि बॉडी अपना ट्रीटमेंट कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर में खुद ही परमात्मा ने, ऊपर वाले ने इतने अच्छे डॉक्टर बिना बैठा करके रखे हैं, अगर शरीर की भाषा को आप समझेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। नाउ अब इतना अगर जब आप समझ में आ गया कि बॉडी हमारा गर्म होगा तो जर्म्स मर जाएंगे, तो आपने क्या करना है, आपने सनलाइट में जो मेल है वो निकर पहन करके वो 30 मिनट तक का सन बाथ आप ले सकते हैं। कम से कम 20 मिनट लें, 10 मिनट सीधे लेट करके और 10 मिनट पीठ के बल लेट कर करके। तो इस तरह से, यानी आगे और पीछे पूरे बॉडी को कम से कम 10-10 मिनट आप डेली दें। और मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है, जो 8 से 9 के बीच का होता है, हीट नहीं चाहिए, लाइट चाहिए। महिलाएं हैं तो वो पतला कपड़ा जो है, सूती का, जो कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन ही आपको पहने, दूसरे कपड़े जो पॉलिस्टर, टेरी कॉटन या फिर कोई और नहीं पहने, पतले कपड़े पहने, और पतले कपड़े पहन करके वो सन बाथ ले सकते हैं। ये इतना बढ़िया है, आपके शरीर में अगर कोई जम्स आया भी है, कोई बैक्टीरिया वायरस आया भी है, तो ये सन बाथ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा उसको मारने में। और बॉडी का टेम्परेचर पहले से अगर गर्म है, आप उसे हीट रख रहे हैं, गर्म पानी भी पीते रहें, उससे इंटरनली आप हिट रखेंगे तो वायरस का अटैक अगर हुआ भी तो वो मर जाएगा। चौथी बात जो मैंने आपके लिए नोट किया है, जो मैंने
पार्ट 1 में भी बताया कि योग और प्राणायाम जरूर करें, कुछ भी एक्सरसाइज करें, इससे आपका लंग्स बहुत मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे। चूँकि ये वायरस जो है रेस्पिरेटरी वायरस है, सबसे पहले अटैक हमारे फेफड़े के ऊपर करता है, तो आपका फेफड़ा स्ट्रांग होना चाहिए उससे डिफेंड करने के लिए। और जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी ग्रो करता है, सिर्फ लंग्स ही मजबूत नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है बॉडी, नर्व्स आपके मजबूत होते हैं, मसल्स हमारे मजबूत होते हैं, पूरा होल बॉडी मजबूत होता है, रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, मेंटली आप स्ट्रांग होता है। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, बट बी कॉशियस अबाउट इट। जो मैंने कल बताया था कि आप कभी भी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो किसी भी जानकार व्यक्ति से एक बार पहले अपना हेल्थ कंडीशन, या फिर आपके फैमिली डॉक्टर है या आपके पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनसे एडवाइस लेकर के आप स्टार्ट करें। बाकी प्राणायाम और योगा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन थोड़ा सीख ले। नाउ लास्ट 5वीं जो चीज़ है वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हर्ब्स कुछ ऐसे हर्ब्स लें जो आपको बहुत मदद करेगा। एंड सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँ, ऐसे तो बहुत सारे हर्ब्स हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन मैं एक चीज़ जो अगर नेचुरल फॉर्म में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा और ईज़िली अवेलेबल है, गांव देहात में तो भरपूर मात्रा में मिलता है, वो तुलसी का पत्ता है। हमारे हिंदू शास्त्र में सनातन धर्म में उसको माँ का रूप दिया गया है, और सही में तुलसी माता जो है वो बहुत मददगार है। किसी भी प्रकार का ज्वर है, किसी भी प्रकार के बुखार को दूर करने के लिए, खांसी को दूर करने के लिए एंटीवायरल है, वो एंटीबैक्टीरियल है, वो तुलसी का प्रयोग जितना ज़्यादा कर सकते हैं, चाय में करें, पानी में उबाल करके करें, या फिर आप कच्चे भी उसको मतलब धो करके कच्चा उसका रस निकाल के शहद के साथ ले सकते हैं, चबा सकते हैं, सैलड्स में डाल के खा सकते हैं। तो तुलसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। मार्केट में जहाँ पे नहीं मिलता है तो तुलसी के ड्रॉप्स भी मिलते हैं, तो उसको भी आप गर्म पानी में उसको यूज कर सकते हैं आप। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो आपका धीरे 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 कर करके इम्यूनिटी आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप नॉर्मल वायरल, नॉर्मल फ्लू, बुखार, खांसी, सर्दी, नज़ला और सीजनल जो फीवर्स वगैरह होते हैं वो तो कभी आपको टच ही नहीं करेंगे। ऐसे समय में भी जब महामारी होती है तो आपको बहुत मदद मिलेगा, राइट। मैं एक नया अब आगे का क्वेश्चन नंबर 10 में लेता हूँ जो फूड से रिलेटेड है, इससे ही कनेक्टेड है कि इस वक्त किस प्रकार का मील हमको लेना चाहिए और क्या ऐसे में मांसाहार लेना अनुचित है, नहीं लेना चाहिए। ये एक सवाल है, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखिए, मैं खुद भी एक नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप नॉन वेज नहीं लेना चाहिए। निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ बीमारियाँ है, स्वाइन फ्लू है, तो स्वाइन फ्लू जो है बर्ड्स के द्वारा ज़्यादा फैलता है, तो उस दौरान चिकन वगैरह लेने के लिए मना किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वैसे देखिए, मांसाहार जो है, जो भी आप रेड मीट की बात करें या सी फूड की बात करें, या फिर ये देयर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपको प्रोटीन बहुत अच्छा इसमें मिलता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इम्यून सिस्टम को ग्रो करने के लिए, तो आपको वैसे फूड लेने चाहिए जो प्लांट के द्वारा मिलता है। प्लांट फूड, मैंने अभी जो बात की कि एक एनिमल फूड होता है, एनिमल फूड में कि आप फिश लेते हैं, चिकन लेते हैं, या आप उसके मीट है, उसके द्वारा मिल्क है। अगर एनिमल फूड लेते हैं तो आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आप लें। प्लांट फूड मतलब जितने भी प्लांट के द्वारा, पेड़ पौधे के द्वारा जितने, यानी साग सब्जियां हैं, दालें हैं, या फिर जो ग्रेन्स हैं आप, और फ्रूट्स हैं स्पेशली, तो ये सब चीज़ें आप लें इस वक्त, तो ये निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा करेगा। जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि जंक फूड में कुछ भी नहीं है, फूड वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो है, सिर्फ ये पेट भरने की चीज़ है, टेस्ट का है। एक और मिथ है कि लोगों को दिमाग में आ रहा है कि अल्कोहल लेने से वायरस मर जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्कोहल उल्टा आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। अल्कोहल से हाँ, हैंड सैनिटाइज़र का ज़रूर काम कर सकता है वो, लेकिन अल्कोहल पीने से आपकी इम्यूनिटी वीक होगी और आप अल्कोहल अवॉइड करें, ना लें इस वक्त। एंड ठंडी चीज़ें भी अवॉइड करें, जो फ्रिज की चीज़ें हैं, फ्रोजन चीज़ें हैं, वो अवॉइड करें। फ्रोजन चीज़ें, डब्बा में जो बंद चीज़ें हैं वो सब ना लें। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, आइसक्रीम अवॉइड करें। इन सब चीज़ों से थ्रोट इन्फेक्शन होने का डर रहता है। खांसी और ज़ुकाम अगर हो गया आपको
तो फिर वायरस का जो अटैक है वो और ज़्यादा उसके मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस दौरान आप मतलब आसानी से पचने वाले गरिष्ठ भोजन भी अवॉइड करें, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो मैंने अभी बोला है कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें। तो जो जल्दी पचने वाली चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ आप लिक्विड का मेंटेन करें बॉडी में। मतलब डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए बॉडी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, आप गर्म पानी पिए तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी वायरल में। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ध्यान रखें इसका। ना एक सवाल जो मैंने अगला लिया है वो ये है कि आगे जो है वो गर्मी का महीना आ रहा है, ऑलमोस्ट गर्मी आ चुका है हमारे देश में। तो क्या ये हेल्पफुल रहेगा कोरोना की जो क्राइसिस है उसको कंट्रोल करने में? लोगों के अलग अलग विचार है। देखिए, कोरोना तो पहले भी आया, बट कोरोना 19 जो है, कोविड-19, वो अभी आया है। तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये बोल नहीं सकते हैं। मैं बहुत संक्षेप में एक बात आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। ऐसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी आज की तारीख में टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस है और वहाँ भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है। तो ये कहना कि हमारे देश में मतलब गर्मी का मौसम आ रहा है तो आगे कोरोना जो है नहीं फैलेगा और लोगों को राहत मिलेगी, तो इट वुड बी रियली वेरी मतलब अर्ली, इट इज़ वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट दिस, बिकॉज अभी देखना बाकी है। और इसको लेकर करके हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। हमें जो प्रिकॉशन करना है वो डेफिनेटली करते रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि अभी ऐसा कोई भी इस्टेब्लिश्ड अपने पास रिकॉर्ड नहीं है कि जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है या उसकी वजह से कोरोना का स्प्रेड जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा कोई अभी रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी है, जितनी चीज़ें देखी है, जितना चीज़ मैंने सुना है, जो भी अपने तरीके से जो R&D की है, तो हो सकता है कि कोरोना वायरस का जो लाइफ है वो 12-14 घंटे से घट करके शायद 6 घंटे का रह जाए, 4 घंटे का रह जाए सरफेस पे, बट आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी फिर से मतलब ये कहना चाहूँगा कि ऐसा मान के ना चलें कि गर्मी आ गया है तो मुझे ऐसा नहीं होगा। जो भी सावधानियां मैंने बताई है आगे, डेफिनेटली उसको कैरी करें। क्वेश्चन नंबर 12 मैं एक ले रहा हूँ, उसमें एक मैसेज मैं पढ़ के बताना चाहूँगा जो मुझे भी खुद मतलब 3-4-5 बार मतलब कई सारे लोगों ने भेजा है और इसकी चर्चा भी है। और इसमें मैं कितना सहमत हूँ, असहमत हूँ, अगर मैं असहमत हूँ तो किस वजह से हूँ और सहमति है तो क्या है। एक मैसेज मैं पढ़ना चाहूँगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी के द्वारा एक डेटा आया है, जिसमें कहा गया है कि लास्ट 2 मंथ्स यानी जनवरी-फरवरी में लगभग 3000 लोग कोरोना से मरे हैं। अब तो अभी की जो संख्या है वो तो बहुत ज़्यादा हो गई, लगभग 9000 के करीब हम पहुंचने वाले हैं। तो उस समय का एक मैसेज है जो बहुत वायरल हो रहा है। इस मैसेज के ऊपर मैं बात करना बहुत ज़रूरी समझूंगा। तो ये मैसेज क्या सही है और कितना ये सही मतलब इसको मानना चाहिए। 70,000 लोग कॉमन कोल्ड से मरे हैं, 1,40,000 लोग मलेरिया से मरे हैं, 1,53,000 लोग सुसाइड से मरे हैं, रोड एक्सीडेंट से 1,93,000 लोग मरे हैं, 2,40,000 HIV लॉस से मरे हैं, 3,58,000 रुपये अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से है, 7,16,000 लोग स्मोकिंग की वजह से और 11,77,000 कैंसर की बीमारी की वजह से मरे हैं। और उसका रीज़न भी दिया गया है कि ये जो कोरोना के बारे में बताया जा रहा है उसके 3 रीज़न हैं, क्योंकि कोरोना उतने खतरनाक नहीं है जितने कि ये सब बीमारियां खतरनाक हैं। और ये सब जो फैलाया जा रहा है एक साजिश है। किन वजहों से कि जो फार्मा कंपनीज़ हैं उनको सैनिटाइज़र और मास्क और मेडिसिन्स इसमें जो लगने वाले हैं उनको बेचना है, इस वजह से किया जा रहा है। दूसरा एक रीज़न दिया गया है टू सेटल द ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वॉर है उसको सेटल करने के लिए। तीसरा है कि टू सेल US ट्रेजरी बॉन्ड्स टू कवर द फिजिकल डिफिसिट इन देम। तो ये 3 कारण दिए गए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बड़ा स्पष्ट देना चाहूँगा, तो लोगों का ये सवाल है इसमें कि क्या ये सही है। मैं यहाँ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। आई डू एग्री विथ ऑल द फैक्ट्स जो भी दिया गया है ना, मैं इसको डिक्लाइन नहीं करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये सारी बातें सही हो सकती है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं वो सही हैं, जो रीज़न दिए गए हैं वो भी सही हैं, मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मेरा अपना परसेप्शन इसमें यह है, जो मैं 3-4 पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखा है, कि ये जितनी जो चीज़ें बताई गई है, चाहे रोड एक्सीडेंट है, HIV लॉस है, अल्कोहल के द्वारा कंजम्पशन के द्वारा जो डेथ हो रहे हैं, स्मोकिंग के द्वारा, कैंसर के द्वारा, या फिर मलेरिया
कॉमन कोल्ड या सुसाइडल जो एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से जो कैजुअल्टीज़ हुई है, ये सब देखिए एक डिजीज़ है, ये एपिडेमिक नहीं है, रोग हैं, ये महामारी नहीं है। और रोग में आपको समय मिलता है, रोग में जब आप रोग डिटेक्शन होता है तो देखिए उसमें समय मिलता है ट्रीटमेंट के लिए। रोग में उसके उन सब चीज़ों के अपने ट्रीटमेंट है। अगर रोड एक्सीडेंट और सुसाइड को छोड़ दें तो बाकी सब चीज़ों के ट्रीटमेंट है, उसमें आप बचा सकते हैं। और उसमें वही लोग, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको मालूम है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपको मालूम है लिकर लेने से हमारी जान को खतरा है, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं। लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। खैर, कैंसर के कारण और भी कई सारे हैं। जानते हुए भी अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अनसेफ ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये समझ में आती है बात कि भाई उनका हुआ। लेकिन महामारी में तो निर्दोष लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो लोग भी मारे जा रहे हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है वो मारे जा रहे हैं। और वो कब ये रेशियो को क्रॉस कर जाएगा कोई नहीं जानता। तो इस चीज़ को ये सोच करके लाइट लेना, रिलैक्स लेना, मैं समझूंगा ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध के दौरान लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें सिविलियंस भी थे और मिलिट्री पीपल भी थे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, उसके बाद लगभग 35 to 40 मिलियन, लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग सिर्फ महामारी से मारे गए थे। और जो महामारी फैला था, जितने भी मतलब बॉडीज़ थे, उन सब का प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब प्रॉपर क्रीमेशन नहीं हुआ, समय से नहीं हुआ, तो उससे गंदगी फैली और उससे मरे। आप कोई भी रिज़ल्ट आप निकाल के देख लें, आप चाहे वो प्लेग आया हो या ब्लैक प्लेग आया हो, ब्लैक फीवर आया हो, या फिर कॉलरा हुआ हो, स्वाइन फ्लू हुआ हो, जब ये फैला है तो बहुत बड़ी त्रासदी आई है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि इस तरह के किसी भी मैसेज पे मतलब बहुत ज़्यादा रिलाई करते हुए और अपने आप को रिलैक्स करना और कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जो प्रिकॉशन बताया जा रहा है उसे डेफिनेटली आप मेंटेन करें और इसे लाइट ना लें। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि हमें, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ लोगों के मन में एक भ्रांति है और आप न्यूज़ में देख भी रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल से भाग के चले जा रहे हैं। उनको फेथ नहीं होता है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है वहाँ पे मैं ठीक हो सकता हूँ। अभी एक कल की घटना है कि एक व्यक्ति ने जंप लगा करके और आत्महत्या कर लिया। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल से भाग जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि सरकारी अस्पताल पे हम लोग कभी भरोसा नहीं किए हैं। हमको प्राइवेट अच्छा लगता है, प्राइवेट स्कूल अच्छा लगता है, प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा लगता है, प्राइवेट एयरलाइंस अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी एयर इंडिया जो सरकारी विमान एयरलाइंस है, उसने ही सबको इवैक्यूएट किया है अलग अलग कंट्रीज से। और जो सरकारी अस्पताल है, जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो नर्सिंग स्टाफ हैं, वही आज हमको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सबसे अच्छा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही वक्त पे हमें सेना याद आती है, ऐसे वक्त पैरामिलिट्री फोर्स याद आता है, हमें पुलिस का सपोर्ट याद आता है और फिर सरकारी तंत्र याद आते हैं। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। कोरोना का एक टेस्ट का कीमत अगर प्राइवेट में देखा जाए तो 9 से लेकर के 12,000 रुपये तक का होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने उनको भी परमिशन भी नहीं दिया है। 9 to 12,000 रुपीज़ जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल रहा है। और वहाँ पे सुविधा वर्ल्ड क्लास की सुविधा है। जर्मनी से कुछ लोग आए जो वहाँ पे आइसोलेशन उसमें रहे हैं, 14 दिन के बाद जब वो निकले हैं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मिस्टर रोहित दत्ता, हु इज़ द फर्स्ट पेशेंट ऑफ इंडिया, जो बाहर से आए थे, दुबई से आए थे और जिनको ये बीमारी हुई थी और आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा गया था। वहाँ से निकल करके अभी घर में है वो। और उनका स्टेटमेंट मैंने देखा है टीवी के ऊपर। उनका कहना था कि आई एम सरप्राइज्ड कि इतना बढ़िया सुविधा, इतना तो मतलब विदेशों में नहीं है जितना बढ़िया सुविधा, जिस तरह का हमको खाना पीना दिया गया, जिस तरह का केयर किया गया, जिस तरह की सुविधाएं वहाँ पे दी गई। तो इस अल्टीमेट, और उन्होंने सबका धन्यवाद किया है, जो भी वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं, और उन्होंने सबको सैल्यूट किया। वही वो सज्जन हैं जो कि वहाँ पे आए थे और उसके बाद फिर उन्होंने आगरा में पार्टी वगैरह करी थी अपने बेटे के बर्थडे में। और फिर बाद में उनको जब पता चला कि वो कोरोना से ये है, तो फिर वो और उनके जो भी लोग थे उन सबको वहाँ पे रखा गया था। तो ये बिल्कुल ना माने कि सरकारी है तो वहाँ पे हमें ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।
पीएमओ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, गृह मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री हमारा, और स्टेट गवर्नमेंट के भी जो ये है सारे तंत्र हैं वो लगे हुए हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब देने के लिए, सुविधा देने के लिए। तो आप ज़रूर जाएं। और मैं तो अभी देख रहा हूँ मेरे नागपुर शहर का 25 से ज़्यादा हॉस्पिटल को इस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है। तो आप भी पता करें अपने एरिया में, जैसा मैंने कल बताया था, और मालूम करके रखें कि विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, कौन सा आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ का नंबर आप रखें। कभी इमरजेंसी में आप उसको कॉल करें, एम्बुलेंस विल बी प्रोवाइडेड, और आपको जो भी सुविधा देनी है आपको मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी से भागने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कल बताया था कि आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, आपको ये बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो, आपके बॉडी के पैरामीटर्स को, फैक्टर्स को वो लोग वॉच करेंगे और पैरामीटर्स को मेंटेन कर रखेंगे, और जिसकी वजह से आपकी जान बच सकती है और दूसरे लोगों में भी फैलने से बचाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एक कि कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तो अभी तैयार नहीं हुआ है। कितना वक्त और लग सकता है इसमें, वैक्सीनेशन में, मेडिसिन में कितना समय लगेगा, हमको कितने समय तक प्रिकॉशन करना पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम आइसोलेटेड रहेंगे, कैसे होगा? तो मैं देखिए इसके कुछ स्टेजेस के बारे में भी आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा उतना वही है, लेकिन पहले इसका मैं जवाब दे दूँ आपको। देखिए दवा आने में 12 से 18 महीने लगेंगे, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, लेकिन ये क्यों लगेंगे ये थोड़ा सा आप समझ लें। क्योंकि जब कोई मेडिसिन का इजाद होता है तो सबसे पहले उसके पहले एनिमल टेस्ट होता है, जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, किस हद तक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कारगर हो रहा है नहीं हो रहा है, और मतलब ये अगर ये मालूम हो गया कि हाँ कारगर है, उसके बाद फिर इंसानों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, जो वॉलंटियर्स होते हैं उनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, इंसानों के ऊपर भी उसके रिएक्शंस एक्शंस देखे जाते हैं। और जब एक लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं उनको ये होता है कि नहीं ये दवा पूरी तरह से काम कर रही है, तो उसके पूरे रिपोर्ट्स विथ ऑल मतलब जो है मेडिसिन के जो सैम्पल्स इन सब चीज़ों के साथ WHO को रेफ़र किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको फिर चेक करती है, और चेक करने के बाद फिर अप्रूवल देती है। वहाँ से अप्रूवल के बाद फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं मेडिसिन बनाने वाली, वो फिर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, और वो मास लेवल पर प्रोडक्शन होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में अगर प्रोवाइड करना है तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन आपको लगता है। तो बहुत सारी कंपनियां मिलकर के प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद अगला फेज है प्रोक्योरमेंट का, कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल शॉप हैं, जितने भी जहाँ भी मेडिसिन मिल सकता है वहाँ पे इस मेडिसिन को पहुँचाना, उसके बारे में फिर लोगों को बताना, फिर डॉक्टर्स के बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, उनको इसके बारे में जानकारी देना, अपडेट करना, और इन सब चीज़ों के बाद जा करके फिर उन दवाओं से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, राइट। तो दैट्स वाई जो है इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस फॉर 12 to 18 मंथ्स। तो इस दौरान हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है, और अगर हो जाता है तो आपको आइसोलेशन वार्ड में लेके जाना है, और वहाँ जा कर के जहाँ पे भी इसके लिए रखा गया है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, और ठीक होकर करके फिर अपने आप को आइसोलेट करके घर में रखना है। सो